हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रीना सेन एंड वेलकम टू माय चैनल RBS ऑफिशियल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने आप लोगों के लिए जो एस्टेट है उसके 60 मार्क्स का जो पोर्शन होता है हिंदी का, उसके PYQs पिछले 5 साल के मैंने आपको यूट्यूब पे करवा दिए हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप जाके देख सकते हैं, TGT PGT दोनों के लिए। ठीक है, अब जो मैंने आपको जो PYQs कराए थे तो उसमें मैंने ऐसा देखा कि भाई कुछ टॉपिक हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा मेन है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो जैसे वो टॉपिक हैं उनको मैं क्या करवा रही हूँ, अब 1 बाय 1 आपको करवाती जा रही हूँ। ठीक है, मैंने आपको सबसे पहले अलंकार करवाए थे, वो प्लेलिस्ट में है, जिसने नहीं देखी है वो जाके देख सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको क्या करवाया है, छंद करवाए हैं। ठीक है, तो जिसने नहीं देखी है वो भी प्लेलिस्ट में है, जाके देख सकते हैं। और आज हम करेंगे काव्य गुण। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, काव्य गुण करेंगे, जिसमें माधुर्य प्रसाद ओज गुण है, इनकी परिभाषा और उदाहरण के साथ में। ठीक है, उसके बाद फिर मैं आपको क्या करवाऊंगी, काव्य दोष करवाऊंगी, और दोष के बाद फिर हम रस करेंगे, और फिर देवनागरी लिपि, इनके 1 बाय 1 हम कंप्लीट कर लेंगे जब तक हमारा पेपर आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आप लोग इनको रिवाइज़ कर लेना, ताकि जो आपका एग्ज़ाम है बहुत ही अच्छी तरीके से निकल सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारे हैं काव्य गुण। ठीक है, तो काव्य गुण होते क्या हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि काव्य गुण कहते किसको हैं, होते क्या हैं ये। ठीक है, देखो, काव्य गुण का अर्थ है, एक मिनट, काव्य गुण का अर्थ क्या अर्थ है कि दोषों का अभाव, यानी कि जब कोई कविता होती है ना, तो कविता की जो पंक्तियाँ होती हैं तो उनमें जो दोष होते हैं उनकी कमी होना। अभाव मीन्स क्या होता है, कमी होना। ठीक है, तो जो कविता में दोष होते हैं अगर वो कम होंगे, तो दोष कम होंगे तो उनमें ज़्यादा चीज़ क्या दिखेगी, हमें उसके गुण दिखेंगे। जब दोष होंगे नहीं या फिर बहुत ज़्यादा कम होंगे तो हमें ज़्यादातर क्या चीज़ दिखेगी, उस कविता की अच्छाई दिखेगी, उसके गुण दिखेंगे। ठीक है, तो काव्य गुण का अर्थ ही है कि दोषों का कम होना, दोषों का अभाव होना। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक, शोभ कारक ही क्या कहलाते हैं, काव्य गुण हैं। यानी कि जो काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं, जो कविता होती है उसकी शोभा को बढ़ाने वाले कारक ही क्या कहलाते हैं, काव्य गुण कहलाते हैं। और उनको ही अगर हम एक शब्द में बोले तो वो क्या होते हैं, हमारे शोभ कारक होते हैं। ठीक है, आगे देखो, काव्य गुण का अर्थ हो गया दोषों का अभाव। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक क्या कहलाते हैं, शोभ कारक ही क्या हैं, हमारे काव्य गुण हैं। उसके बाद देखो, काव्य के आकर्षक धर्म ही काव्य गुण है। आकर्षक धर्म क्या होता है कि भाई जब हम कोई कविता पढ़ते हैं, ठीक है, तो कविता को पढ़ने वाले व्यक्ति को जो कविता है उसमें कुछ ऐसे गुण होते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जो पढ़ने वाले को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, यानी कि उनको वो चीज़ें अच्छी लगती हैं, उनके वो गुण अच्छे लगते हैं, तो वो अपनी ओर आकर्षित करती है ना। तो वो धर्म का मतलब इसमें क्या कहा गया है, तत्व से लिया गया है। ठीक है, तो धर्म का अर्थ किसने लिया गया है, तत्व से लिया गया है। यानी काव्य के आकर्षक धर्म ही क्या हैं, गुण हैं। यानी आकर्षक धर्म, आकर्षक तत्व कौन से, कि भी जो हम कविता पढ़ते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि पढ़ने वाले को जो है अपनी ओर आकर्षित करती हैं, तो वो हमारे क्या होते हैं, काव्य धर्म। ठीक है, तो एक लाइन में अगर हम इसको पढ़ेंगे तो काव्य के आकर्षक धर्म ही क्या हैं, काव्य गुण हैं। अब देखो, काव्य गुणों की विवेचना सबसे पहले, काव्य गुणों की विवेचना सबसे पहले किसने की है भाई, आचार्य भरत मुनि ने की है। किसने की है, आचार्य भरत मुनि ने की है। किस में की है, अपने नाट्य शास्त्र में की है। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है ना जो हमारे, जैसे ये है, ठीक है, ये क्वेश्चन या ये जो है, ये क्वेश्चन हमारे है ना पेपर में आया हुआ है, बिल्कुल एज इट इज़ ऐसी ही लाइन। तो आप इसको ध्यान से पढ़ना, गौर करके पढ़ना, ऐसे मत पढ़ना कि भाई मन उतार के, बिल्कुल अच्छे से पढ़ना, कॉन्सेंट्रेट लगा के, फोकस करके। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें पेपर में आई हुई हैं। मैं आपको जब ये हमारा काव्य गुण का जो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद में मैं आपके लिए क्वेश्चन भी लेके आई हूँ जो काव्य गुण के ही हैं और हमारे पेपर में ही आए हुए हैं, पिछले 5 सालों के अंदर ही हैं, कोई ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से आ गया हो। ठीक है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी, तो आप मतलब धैर्य बना के वीडियो को देखते रहिएगा। अब देखो, काव्य गुणों की विवेचना सबसे पहले किसने की थी, आचार्य भरत मुनि ने। किस में की थी, अपने नाट्य शास्त्र में की थी। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। फिर है, काव्य गुणों के प्रतिष्ठापक कौन है, आचार्य वामन जी। काव्य गुणों के प्रतिष्ठापक आचार्य वामन जी। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है।
दोबारा से देखते हैं एक बार हम कि काव्य गुण का अर्थ क्या है, दोषों का अभाव, यानी कि जहाँ पे दोष कम होंगे तो फिर दोष कम होंगे तो हमें क्या ज़्यादा चीज़ दिखेगी, उसके गुण ही दिखेंगे। तो अगर एक अर्थ में बोलें, एक शब्द में इसका अर्थ बोले तो क्या है, दोषों का अभाव होना। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक क्या है, शोभ कारक ही क्या है, काव्य गुण है। ठीक है, यानी कि जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं ना, काव्य किसको कहा गया है, कविता को कहा गया है। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक क्या कहलाते हैं, शोभ कारक कहलाते हैं। शोभ कारक ही क्या है, हमारे काव्य गुण हैं। काव्य के आकर्षक धर्म ही काव्य गुण है, यानी कि जो कविता है उसमें है ना कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कि हमको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, तो वो हमारे क्या हैं, काव्य गुण हैं। काव्य गुणों की विवेचना सबसे पहले किसने की थी, तो काव्य गुणों की विवेचना सबसे पहले आचार्य भरत मुनि ने कहाँ पे की थी, अपने नाट्यशास्त्र में की थी। ठीक है, काव्य गुणों के प्रतिष्ठापक कौन है, काव्य गुणों के प्रतिष्ठापक हमारे आचार्य वामन जी। ठीक है, अब देखो काव्य गुणों की परिभाषाएं पढ़ते हैं। ठीक है, तो काव्य गुणों की जो परिभाषाएं है ना वो किसी किसी के अनुसार है, यानी कि परिभाषाएं जो हैं कोई मतलब विद्वान है उन्होंने अपने अनुसार जो है मत है उनकी इसकी परिभाषा के लिए। तो हम करेंगे काव्य गुणों की परिभाषाएं। तो देखो सबसे पहले है हमारा भरत मुनि। भरत मुनि क्या है कि भाई भरत मुनि के अनुसार क्या दे रखा है, क्या कौन सी परिभाषा है। देखो हमें है ना ये जो लाइन है ना ये लाइन दी हुई मिलेगी कहाँ पे, पेपर में। ठीक है, तो हमें ये तो मैंने आपको अर्थात इसलिए बताया ताकि आप लोग इसको समझ सको, लेकिन हमें जो एग्ज़ाम में ऐसी लाइन मिलेगी जो संस्कृत में लिखी हुई होगी। ठीक है, तो हमें ज़्यादातर किसको याद रखना है, जो संस्कृत वाली है इसको याद रखना है। ठीक है, याद रखने के लिए मैंने आपको इसको हिंदी में कन्वर्ट किया है, तो आप देख सकते हैं। देखो जो भरत मुनि है, भरत मुनि जी के अनुसार देखो एत एव विप्रिय सत्ता गुणा काव्येषु कीर्तितः। तो क्या है इसका अर्थात, इसका मतलब क्या है कि दोषों का अभाव क्या है, गुण है। यही मैंने आपको ऊपर बताया था कि काव्य गुण किसे कहते हैं, जिसमें दोषों का अभाव हो। दोषों का अभाव मीन्स क्या होता है, कमी। अभाव मीन्स किसी भी चीज़ की कमी, तथा ये काव्य की कृति को बढ़ाते हैं, यानी एतत् एव विप्रिय सत्ता गुणा काव्येषु कीर्तिता। दोषों का अभाव गुण है तथा ये काव्य की कीर्ति बढ़ाते हैं। तो ये किसके अनुसार है, हमारे भरत मुनि जी के अनुसार है। ठीक है, तो भरत मुनि जी ने क्या कहा है भाई, भरत मुनि जी ने ये कहा है कि एत एव विप्रिय सत्ता गुण काव्येषु कीर्तिता। ठीक है, इसको आप बार बार रिपीट करोगे ना, बार बार बोलोगे तो आपको ये ध्यान में रह जाएगा कि एते एव विप्रिय सत्ता गुणा काव्येषु कीर्तितः। तो क्या है, दोषों का अभाव गुण है तथा ये काव्य की कीर्ति बढ़ाते हैं। तो ये किसके अनुसार है, हमारे भरत मुनि जी के अनुसार है। ठीक है, चलिए अब है हमारे वामन जी के अनुसार। वामन जी ने क्या कहा है काव्य गुण के बारे में, देखो ये तो आपके पेपर में भी आया हुआ है, ध्यान रखना। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, पेपर में आने वाले हैं, रिसेंट में भी एसटेट के पेपर में आए हुए थे, तो आप इन चीज़ को बिल्कुल इंपॉर्टेंट मान के पढ़ना। ठीक है, देखो काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, इसका मतलब क्या है, अर्थात काव्य की शोभा करने वाले धर्म, धर्म का क्या होता है, तत्व, मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, काव्य गुण हैं। यानी कि काव्य शोभाया, काव्य की शोभा कर्तारो करने वाले धर्म अर्थात तत्व गुणा गुण हैं। यानी कि काव्य की शोभा करने वाले धर्म जो है वो क्या है, गुण है। धर्म का मतलब क्या होता है, तत्व। ठीक है, ये हमारे किसके हैं, वामन जी के अनुसार थे। उसके बाद है भाई हमारा आचार्य मम्मट के अनुसार। आचार्य मम्मट ने क्या कहा है इसके बारे में, देखो कि ये रस्यांगिनो धर्मा शौर्यादय इवात्मनः उत्कर्ष हेत सत्वे सयु अचल स्थित्यो गुणा। अर्थात रस के अनिवार्य अंग, ये रसांगिनो धर्मा, रस के अनिवार्य अंग जो हैं वो क्या हैं, उसका उत्कर्ष उत्थान करने वाले तत्व हैं। ये रस के अनिवार्य अंग जो उसका उत्थान यानी उत्कर्ष करने वाले तत्व हैं, जैसे शौर्य आदि काव्य गुण कहलाते हैं, जैसे शौर्यादय। ठीक है, तो शौर्यादय यानी शौर्य आदि काव्य गुण कहलाते हैं। दोबारा से पढ़ेंगे, दोबारा से देखो कि भाई ये रसांगिनो धर्मा शौर्यादय एवात्मन उत्कर्ष हेत सत्वे सयु अचल स्थित्यो गुणा।
अर्थात रस के अनिवार्य अंग जो उसका उत्कर्ष या उत्थान करने वाले हैं, जैसे कि शौर्य आदि गुण कहलाते हैं, शौर्य आदि काव्य गुण कहलाते हैं। देखो इसमें हमें ये याद रखना, मैंने आपको है ना सिर्फ 3 ही बताई है, इससे ज़्यादा आपके लिए और कोई भी क्या है मतलब कि डेफिनेशन नहीं है, परिभाषा नहीं है, ठीक है। तो हम सिर्फ इन तीनों के अकॉर्डिंग ही क्या करेंगे, तीनों को ही याद करेंगे। तो आप है ना ऐसे भी याद कर सकते हो, आपको याद नहीं होगा तो देखो ये सिर्फ एक लाइन की है, ठीक है, सिर्फ एक लाइन है। एत एव विप्रिय सत्ता गुण है काव्येषु कीर्तित है, ठीक है। उसके बाद वामन की देखो, वामन की भी एक लाइन है। काव्य शोभाया कर्तारो धर्म गुणा, ये भी एक लाइन है। लेकिन जो आचार्य मम्मट है ना, इसकी सिर्फ 2 लाइन है, ठीक है, इसकी 2 लाइन है, ठीक है। कौन सी, ये रस्यांगिनो धर्मा शौर्यादय इवात्मन गुण और उत्कर्ष हेत सवे सयु अचल सित्यो गुणा, तो ये भी क्या है हमारे 2 लाइन है। तो 2 लाइन सिर्फ किसकी है, हमारी आचार्य मम्मट की है। तो इनसे ज़्यादा आपको पूछेगा नहीं, जो इम्पोर्टेंट है मैं आपके लिए वो लेके आई हूँ, ज़्यादा आपके लिए नहीं लेके आई हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, ठीक है। अब देखो, अब हम करेंगे काव्य गुणों की संख्या, ठीक है। हमारे पास काव्य गुणों की संख्या इतना हमें पता लग गया, उनकी परिभाषा पता लगी, काव्य गुण होते क्या है वो पता लग गया। अब हम करेंगे काव्य गुणों की संख्या, संख्या कितनी है ये भी पूछी जाती है कि भाई कौन से कवि के अनुसार कितनी संख्या मानी जाती है, ठीक है। देखो भरत मुनि के अनुसार काव्य गुणों की संख्या कितनी होती है, 10। इसको याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भरत मुनि जो है, आचार्य भरत मुनि के अनुसार काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी जाती है, 10 मानी जाती है। देखो 10 कौन कौन सी हैं, फर्स्ट है श्लेष, फिर है समता, थर्ड है समाधि, फोर्थ है पद सुकुमारता, फिफ्थ है ओज, सिक्स्थ है कांति, सेवन्थ है अर्थ की अभिव्यक्ति, एट्थ है उदारता, माधुर्य है नाइन्थ, और 10th है हमारा प्रसाद। देखो जो इम्पोर्टेंट होते हैं ना हमारे लिए, जो हम पढ़ते हैं आगे जिनके बारे में, वो तो एक ओज है, एक माधुर्य है और एक होता है प्रसाद गुण। ये 3 है जिनको हम डिटेल में पढ़ते हैं, बाकी जो ये हैं इनको हम डिटेल में नहीं पढ़ते, ठीक है। लेकिन आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि भाई जो भरत मुनि है उनके अनुसार काव्य गुणों की संख्या कितनी है, 10 है। ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट मान के चलना कि भाई संख्या 10 है, और इनको एक बार पढ़ लेना, यानी दिमाग में से गुजार लो। क्यों, क्योंकि है ना कई बार मान लो ये 4 ऑप्शन दे दिए और एक कोई और दे दिया तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि भाई किसके मतलब कौन सा गुण है कौन सा नहीं। तो एक बार देखने में कुछ नहीं जाता है, पढ़ोगे तो बार बार रिपीट करोगे तो ये आपको याद हो जाएंगे। देखो श्लेष है, समता है, समाधि है, पद सुकुमारता है, ओज है, कांति है, अर्थ की अभिव्यक्ति है, उदारता है, माधुर्य है, प्रसाद है, ठीक है। तो ये जो काव्य गुण है, ये 10 काव्य गुण हमारे किसके अनुसार हैं, भरत मुनि जी के अनुसार हैं, ठीक है। और कितने हैं हमारे, 10। चलिए अब पढ़ते हैं हम कि और जो हमारे आचार्य हैं उनके अनुसार कितने क्या हैं। देखो आचार्य दंडी के अनुसार, अब दंडी के अनुसार भी कितने हैं हमारे काव्य गुण, 10 है, ठीक है। आचार्य भरत मुनि के अनुसार भी 10 थे और जो आचार्य दंडी हैं उनके अनुसार भी 10 हैं। आचार्य वामन के अनुसार हमारे कितने हैं, 20 हैं। आचार्य वामन के अनुसार, देखो वामन है, दंडी है, ये आते हैं कई बार, तो ये हमें याद रखने चाहिए कि भाई आचार्य दंडी के अनुसार कितने हैं। आचार्य दंडी के अनुसार है हमारे 10, आचार्य वामन के अनुसार है 20, आचार्य भोज के अनुसार हमारे 24 हैं, ठीक है। आचार्य भोज जो है उनके अनुसार 24 हैं। आचार्य कुंतक के अनुसार हमारे 2 हैं। देखो 2 हैं तो लिख के मैंने आपको दे रखे हैं कि भाई औचित्य और सौभाग्य, यानी पूरे सब में से है ना 2 सिर्फ हमारे कुंतक के हैं, आचार्य कुंतक के। तो कौन कौन से हैं, एक है औचित्य और एक है सौभाग्य, ठीक है, याद रख लेना। आनंदवर्धन, आनंदवर्धन ने 3 माने हैं भाई, 3 कौन कौन से माने हैं, द्रुति, दीप्ति और व्यापकता। कौन से माने, द्रुति, दीप्ति और व्यापकता 3 माने हैं। आचार्य मम्मट, मम्मट ने 3 माने हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी। तो आचार्य जो मम्मट है ना उन्होंने 3 माने हैं। 3 कौन से माने हैं, जो कि हमारे मेन है ना, ओज है, माधुर्य है और प्रसाद है, ये गुण ही माने किसने, आचार्य मम्मट ने। याद रख लेना आचार्य मम्मट ने 3 ही गुण माने हैं, ओज और क्या कहते हैं उनको, ओज है, प्रसाद है और माधुर्य, ये 3 गुण माने हैं, ठीक है। उसके बाद आचार्य देव है, आचार्य देव ने 10 गुण माने हैं, उनमें 2 और जोड़े गए हैं जो कि है अनुप्रास और यमक, और टोटल इन्होंने 12 माने हैं। आचार्य देव ने कितने माने हैं, 12। पहले ये 10 मानते थे लेकिन 2 और जोड़ दिए, अनुप्रास और यमक गुण और जोड़ दिए, तो ये 12 मानते हैं हम, ठीक है। दोबारा से देखो, जो हमारे
आचार्य भरत मुनि हैं। भरत मुनि के अनुसार कितने हैं भाई काव्य गुणों की संख्या? 10 है। भरत मुनि के अनुसार 10 हैं। कौन कौन से? श्लेष है, समता है, समाधि है, पद सुकुमारता, ओज, कांति, अर्थ की अभिव्यक्ति, उदारता, माधुर्य और प्रसाद। ठीक है, मेन हमारे ओज, माधुर्य और प्रसाद है, बाकी हमें एक बात पढ़ लेनी है। ठीक है, अब देखो भरत मुनि के अनुसार 10 हो गए। आचार्य दंडी के अनुसार, आचार्य दंडी के अनुसार 10 हैं। वामन के अनुसार 20 हैं। आचार्य भोज के अनुसार 24 हैं। आचार्य कुंतक के अनुसार 2 हैं, जो कि है औचित्य और सौभाग्य। और आचार्य आनंदवर्धन के अनुसार कितने हैं? 3 हैं। 3 कौन से है? द्रुति है, दीप्ति है, व्यापकता है। ठीक है, आचार्य मम्मट के अनुसार, आचार्य मम्मट के अनुसार 3 हैं। कौन कौन से हैं? माधुर्य, ओज और प्रसाद, ये गुण है। और आचार्य देव के अनुसार 10 थे पहले, और उसमें उन्होंने 2 और ऐड कर दिए, जो कि कितने हो गए हमारे? 12 हो गए। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। नोट करके क्या दिया गया है? एक मिनट, नोट करके क्या दिया गया? देखो, भारतीय काव्य शास्त्र में सर्वसम्मति से 3 काव्य गुणों को स्वीकार किया गया है। ठीक है, सर्वसम्मति से यानी सभी की इसमें सहमति थी, तो उनसे क्या किया गया है? उन्होंने सिर्फ 3 काव्य गुणों को स्वीकार किया है। कौन कौन से हैं भाई? एक है माधुर्य काव्य गुण, दूसरा है ओज काव्य गुण, तीसरा है प्रसाद काव्य गुण। तो आप यहाँ से इसको क्या कर सकते हो? याद कर सकते हो कि भाई जो भारतीय काव्य शास्त्र में सभी की सहमति से इन्होंने क्या किया है? सभी की सहमति से 3 गुणों को, 3 काव्य गुणों को इन्होंने मान्यता प्रदान की है। वो कौन कौन से हैं? हमारे माधुर्य काव्य गुण, ओज काव्य गुण और प्रसाद काव्य गुण। जैसे भरत मुनि ने हमें 10 दिए थे और 10 के नाम भी है, लेकिन उसमें सिर्फ भरत मुनि जो है उनकी सहमति है, लेकिन सभी की सहमति से यहाँ पे सिर्फ 3 जो काव्य गुण हैं उनको ही क्या माना है? उनको ही इम्पोर्टेंट माना गया है। तो चलिए अब हम इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट क्या है हमारा? फर्स्ट है माधुर्य काव्य गुण। अब हम माधुर्य काव्य गुण के बारे में पढ़ते हैं। देखो, माधुर्य काव्य गुण जो कानों को सुनने में मधुर लगे, यानी कि जो हमारे कानों को सुनने में अच्छे लगे, मधुर लगे, ठीक है, मीठे लगे। हृदय को आनंद उल्लास को कोमलता में बदले, यानी कि हृदय को आनंद और उल्लास में उल्लास की कोमलता में बदले, वो हमारे माधुर्य काव्य गुण उन्हें माधुर्य काव्य गुण कहते हैं। देखो, जो चीज़ क्या है हमारे कानों को सुनने में मधुर लगे, अच्छी लगे भाई, कि भाई ये चीज़ बहुत मतलब जो कविता होती है हमारी, उनकी पंक्तियां हैं, अगर वो पढ़ के हमें अच्छा लगता है, ठीक है, मीठा लगता है, मधुर लगता है, ठीक है, हमारा जो हृदय है वो आनंद से भर जाता है, उल्लास जो है हमारे अंदर भर जाता है, ठीक है, कोमलता आ जाती है। तो अगर ये सारी चीज़ें हमें हो जाती हैं, हमारे अंदर हमें महसूस होती हैं, तो वो माधुर्य काव्य गुण होता है। कौन सा होता है? माधुर्य काव्य गुण होता है। दोबारा से देख लो कि माधुर्य काव्य गुण क्या होता है, कि भाई जो कानों को सुनने में मधुर लगे, हृदय को आनंद उल्लास को कोमलता में बदले, उसे माधुर्य काव्य गुण कहते हैं। ठीक है, अब देखो, अब है आचार्य मम्मट के अनुसार। आचार्य मम्मट ने क्या किया है? आचार्य मम्मट ने अपने अनुसार ये बताया है कि भाई कौन कौन से काव्य गुण होते हैं। देखो, आचार्य मम्मट ने भी ये परिभाषा दी है। किसकी परिभाषा दी है? माधुर्य गुण की परिभाषा दी है। देखो, एक मिनट, देखिए, आचार्य मम्मट के अनुसार, आचार्य मम्मट के अनुसार क्या है? देखो, आह्लादकत्वम माधुर्य श्रृंगारे द्रुति कारणम करुणे विप्रलंभे तच्छांते चातिश्यांतिमम। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या है? अर्थात चित्त की द्रुति, आह्लाद विशेष का नाम माधुर्य गुण है। इसके द्वारा श्रृंगार शांत करुण रसों में विशेष आनंद प्रदान करता है। ठीक है, ये चीज़ याद रख लेना। ये कई बार है ना पूछ लेते हैं ऐसे ही संस्कृत की पंक्तियाँ देके कि माधुर्य गुण ये कौन से गुण के लिए दी गई है आचार्य मम्मट के अनुसार, या फिर ये पंक्तियाँ किस आचार्य के अनुसार दी गई हैं। ठीक है, तो ऐसे पूछ लेता है। आह्लादकत्वम माधुर्य श्रृंगारे द्रुति कारणम करुणे विप्रलंबे तच्छानते चातिश्य अंतिमम। अब क्या कहा गया है कि अर्थात चित्त की द्रुति, आह्लाद विशेष का नाम क्या है? माधुर्य गुण है। ठीक है, इसके द्वारा श्रृंगार शांत करुण रसों में विशेष आनंद प्रदान
करता है। ठीक है, आज ये जस्ट पढ़ने के लिए है, इसको याद रखो। सिर्फ ये चीज़ याद रख लेना जो कि ऊपर ये संस्कृत में मैंने दिए ना, ये चीज़ अगर आप याद रख सको तो याद रख लेना। ठीक है, वरना आप है ना इसको ऐसे भी पहचान सकते हो। देखो माधुर्य इन्होंने लिखा है, श्रृंगार रस भी लिखा जो कि हमारे माधुर्य गुण में है। तो इससे आप पहचान सकते हो। कैसे पहचान सकते हो? क्योंकि देखो अगर क्वेश्चन में ये आ जाए कि भाई ये जो पंक्तियाँ हैं ये कौन से गुण की हैं, माधुर्य, ओज या प्रसाद, तो आप क्या बता सकते हो? माधुर्य गुण की, क्योंकि इसमें माधुर्य शब्द का वर्णन किया गया है। उसके बाद अगर आपसे ये पूछे कि भाई ये पंक्तियाँ जो हैं किस आचार्य द्वारा दी गई हैं, तो ये भी आप बता सकते हैं, क्योंकि है ना और जो आचार्य हैं उन्होंने जो पंक्तियाँ दी ना उनमें माधुर्य गुण का नाम है ही नहीं। तो जिसमें माधुर्य गुण का नाम है वो हमारा क्या है? आचार्य मम्मट के अनुसार हो जाएंगी। ठीक है, तो आप ऐसे थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी कर सकते हो अगर आपको याद ना हो तो। ठीक है, अब देखो भिखारी दास के अनुसार अनुस्वार बदन जुट सब वर्गे अक्षर जामे मृदु परेशोद माधुर्य। अब आप कहोगे मैम इसमें भी माधुर्य है, तो इसको तो हम याद कर सकते हैं ना, क्योंकि ये तो इजी सा है। देखो मैं आपको बताती हूँ, अनुस्वार बदन जुट सब वर्गे अक्षर जामे मृदु परेशो माधुर्य निसर्ग। अब देखो अर्थात अनुस्वार युक्त सभी वर्ण, यानी देखो अनुस्वार यहाँ पे लिखा हुआ, अनुस्वार युक्त सभी वर्ण चाहे वह किसी भी वर्ग का हो, सभी वर्ग, ठीक है, जिसमें मधुर गुण आए वही माधुर्य गुण है। अब देखो अनुस्वार युक्त यानी कि अनुस्वार होता क्या है मैं आपको बता दूँ। देखो ये जो है ना ये क्या होता है? हमारा अनुस्वार होता है। ठीक है, अनुस्वार का चिन्ह होता है। जैसे हम जो स्वर लिखते हैं तो उसमें ये अंग इसको लिखते हैं ना, अंग ऐसे करके, तो जो हमारा ये क्या है? अनुस्वार में आता है। जब अनुस्वार आता है तो अनुस्वार युक्त यानी जौन से ऐसे वर्ण होते हैं जिसमें अनुस्वार आता है। ठीक है, सभी वर्ण चाहे वे किसी भी वर्ग का हो। ठीक है, कोई भी वर्ग का हो। जैसे वर्ग कौन से होते हैं? जैसे कि क वर्ग होता है, ठीक है, च वर्ग होता है, उसके बाद ट वर्ग होता है। तो चाहे वो किसी भी वर्ण के हो जिसमें क्या होता है? अनुस्वार आते होंगे। ठीक है, उसमें मधुर गुण आ जाए तो वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा माधुर्य गुण है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अनुस्वार आ गया लेकिन उसमें क्या हो? मधुर गुण नहीं है, मधुर गुण नहीं है, तो फिर वो हमारा माधुर्य गुण नहीं होगा। हमारा माधुर्य गुण कब होगा? जब अनुस्वार युक्त सभी वर्ण चाहे वह किसी भी वर्ग में हो जिसमें मधुर गुण आए वह माधुर्य गुण हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब ये जो है ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड। ठीक है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है कि भाई कई बार क्वेश्चन में ना ये ऐसी की ऐसी लाइनें पूछ लेता है। ठीक है, तो देखो माधुर्य गुण के व्यंजक, ठीक है, और लक्षण। तो व्यंजक और लक्षण कैसे? देखो सबसे पहले फर्स्ट, ट वर्ग को छोड़कर सभी वर्गों के वर्ण। ठीक है, ट वर्ग को छोड़कर सभी वर्गों के वर्ण। एक मिनट देखो, ट वर्ग को छोड़कर सभी वर्गों के वर्ण। अब देखो ट वर्ग कौन से होते हैं? ट वर्ग जैसे देखो ट वर्ग में सारी ट वाली लाइन आएगी। देखो ट, थ, ड, ढ और अण। ठीक है, तो ये ट वर्ग वाली लाइन होगी। तो जो ट वर्ग वाली लाइन है इन सब को छोड़कर, ठीक है, बाकी सभी वर्ग जो हैं यानी क, च, त, ठीक है, प, ये जो बाकी सारे वर्ग है ना इन्हीं में से कोई भी वर्ण आ जाए तो उसमें माधुर्य गुण होगा, लेकिन सिर्फ ट वर्ग नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ट वर्ग को छोड़कर सभी वर्गों के वर्ण जो हैं हमारे माधुर्य गुण में आ जाएंगे। सेकंड है संयुक्त अक्षरों का अभाव। अब संयुक्त अक्षर क्या होते हैं भाई? संयुक्त अक्षर जैसे कि संयुक्त अक्षर सिर्फ 4 हैं हमारे। कौन कौन से हैं? देखो अक्षय, त्र, व्य और श। ठीक है, तो ये जो 4 अक्षर है ना ये हमारे संयुक्त अक्षरों में आते हैं। संयुक्त अक्षरों में क्यों आते हैं? क्योंकि है ना ये 2 वर्णों से मिलके बने होते हैं तो इसीलिए ये संयुक्त हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे संयुक्त अक्षर है ना तो इनका अभाव होता है यानी इनकी कमी होती है। अगर ये आ जाएंगे तो ये हमारे ओज गुण में चल जाएंगे। अगर ये अक्षर बहुत कम पाए जाते हैं और ये पाए ही नहीं जाते तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा? माधुर्य गुण हो जाएगा। देखो ट वर्ग को छोड़कर, ठीक है,
टय वर्ग में मैंने आपको बताई कौन कौन से होते हैं, संयुक्त अक्षर को छोड़कर। संयुक्त अक्षर ये 4 होते हैं हमारे, ठीक है, जो 2 अक्षर से मिलके बने होते हैं, 2 वर्णों से मिलके। उसके बाद है लंबे शब्द का अभाव हो, जो लंबे शब्द होते हैं वो नहीं आने चाहिए। जैसे कि लंबे लंबे शब्द होते हैं ना, तो मधुर जो है, मधुर माधुर्य गुण में मधुर चीज़ आनी चाहिए, मीठी मीठी चीज़ें, मधुर चीज़ें, ठीक है। अब देखो और किस किस चीज़ का अभाव इन्होंने बोला है, देखो लंबे शब्द का अभाव हो गया। उसके बाद है द्वित्व वर्णों का अभाव। द्वित्व वर्ण जिसमें है ना, जिस शब्द में 2 वर्ण एक साथ आ जाते हैं, जैसे कि दिल्ली, ठीक है, आधा लय आया हुआ है, उसके बाद पूरा लय भी दे दिया। फिर है कच्चा में चैल आया हुआ है आधा और पूरा चय भी दे दिया। पक्का में आधा क्या आया हुआ और पूरा क्या भी दे दिया। तो इस तरीके से जो द्वित्व वर्ण कहलाते हैं, ये कौन से वर्ण, द्वित्व वर्ण, जिसमें एक शब्द में 2 वर्ण जो होते हैं वो हमारे द्वित्व वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। अब देखो, तो इसका भी क्या होना चाहिए, इसका भी अभाव होना चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर ये भी कमी, इन चीज़ की भी कमी है तो वो क्या हो जाएंगे हमारे, देखो अभाव इसमें ज़्यादा है, ठीक है। टय वर्ग का अभाव, यानी टय वर्ग को छोड़कर बाकी सारे वर्ग होते हैं। संयुक्त अक्षर का अभाव होता है, संयुक्त अक्षर भी बहुत कम होते हैं। लंबे शब्दों का अभाव, लंबे शब्द भी बहुत कम होते हैं। द्वित्व वर्णों का अभाव, द्वित्व वर्ण जो होते हैं ये भी कम होते हैं। रेफ रे वर्णों का कम प्रयोग। अब रेफ रे कौन से होते हैं, रेफ रे जो कि है ना आपको ऊपर दिए गए होते हैं, ऊपर जो रे लगता है ना, वो देखो जैसे कार्य में रे लगाया हुआ है, ठीक है, कार्य होगा, पर्व हो गया, ठीक है, गर्व हो गया, ठीक है। तो ये जो रे होता है ना, ये रे, ठीक है, ये जो रे होता है इसको क्या कहा जाता है, इसको हमारे रेफ रे कहा जाता है, रेफ रे वर्ण। तो ये वर्ण भी जो क्या है, ये वर्ण भी बहुत कम होने चाहिए भाई इसमें, माधुर्य गुण में। उसके बाद है महाप्राण ध्वनियों का अभाव। अब महाप्राण ध्वनियाँ कौन सी होती है, देखो मैं आपको बताती हूँ। महाप्राण ध्वनियाँ, एक मिनट, देखो महाप्राण ध्वनियाँ कौन सी होती है, जो कि हमारे मुंह से, जिसमें अधिक हवा निकले, ठीक है, हमारे मुख से जब अधिक हवा निकलती है ना कोई वर्ण बोलते वक्त, कोई शब्द बोलते वक्त, तो वो हमारा क्या हो जाता है, महाप्राण ध्वनि हो जाती है। जिसमें हकार की जो ध्वनि निकले, हकार की ध्वनि जैसे, यानी कि है ना, जैसे मैंने यहाँ लिखा है हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, हर वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण, जैसे कि है ना, मान लो कै वर्ग, ठीक है, कै वर्ग में पहला वर्ण तो हमारा कै हो जाता है, दूसरा वर्ण क्या होता है, खे होता है। अब खे को आप बोल के देखो, खे को बोलोगे तो उसमें है की ध्वनि निकलेगी। जैसे कै बोला, कै में नहीं निकलती, लेकिन खे बोलते हैं तो खे में है की ध्वनि निकलती है, हकार की ध्वनि। जैसे देखिए कै खे निकली, उसके बाद जब हम गै बोलते हैं, गै में नहीं निकलती, लेकिन हम जब घै बोलते हैं, घै में भी जो क्या है हमारी हकार की ध्वनि निकलती है, घै में भी, ठीक है। तो ये जो दूसरा और चौथा वर्ण होता है ना हर वर्ग का, तो उसमें क्या होता है, उसमें हमारी जो ध्वनि निकलती है तो उसमें हकार की ध्वनि निकलती है, और मुंह से भी थोड़ा सा क्या है, हवा निकलती है, मुंह से भी अधिक हवा निकलती है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, महाप्राण हो जाता है, ठीक है। अब जो महाप्राण तो ये हो गया। अब अल्प प्राण क्या होता है, अल्प प्राण में जिसमें कम हवा निकलती है हमारे मुंह से, जैसे कम हवा, कै बोलते हैं तो इसमें भी कम हवा निकलती है, गै बोलते हैं इसमें भी, यानी कि जो हर वर्ग का पहला और जो तीसरा वर्ण होता है तो उसमें क्या होता है, उसमें हमारी जो अल्प प्राण होते हैं। लेकिन हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है हमारा, वो कौन सा होता है, पहला, तीसरा और पांचवा, ठीक है। और जो हमारा हर वर्ग का दूसरा और चौथा होता है वो हमारा महाप्राण होता है। तो पहला, तीसरे, पाँचवें में अल्प प्राण, दूसरे, चौथे में हमारा कौन सा प्राण होता है, महाप्राण होता है। तो अब इन्होंने क्या कहा है कि महाप्राण ध्वनियों का भी अभाव होता है, कमी होती है, किसमें, माधुर्य गुण में। 7th है अनुस्वार युक्त वर्णों का कम प्रयोग। अनुस्वार युक्त यानी कि जो मैंने आपको बताए थे अनुस्वार, ऐसे वाले जो वर्ड आएंगे ना, तो उनका भी बहुत कम प्रयोग किया गया है। किसमें कम प्रयोग किया गया है, हमारे माधुर्य गुण में। उसके बाद है रस। माधुर्य गुण में रस कौन कौन से होते हैं, श्रृंगार रस होता है, करुण रस होता है और शांत रस होता है। अगली वीडियो में आपको जो काव्य दोष है उसके बाद मैं आपके लिए रस की बनाने वाली हूँ, तो आप वीडियो को देखते रहिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब देखो, ये हमने एक बार दोबारा से हम माधुर्य गुण के व्यंजक और लक्षण पढ़ते हैं। देखो, टय वर्ग को छोड़कर सभी वर्गों के वर्ण, ठीक है। उसके बाद है संयुक्त अक्षरों का अभाव होना चाहिए, लंबे शब्दों का अभाव होना चाहिए, द्वित्व वर्णों का अभाव, यानी कि हर चीज़ में है ना, ये हर चीज़ की कमी होनी चाहिए इसमें। देखो, दिल्ली, कच्चा, पक्का, तो ऐसे द्वित्व वर्ण जो होते हैं वो नहीं होने चाहिए, ठीक है। रेफ रे वर्णों का कम प्रयोग होना चाहिए, जिसमें ऊपर रे लगा होता है ना, तो वो कम होने चाहिए। महाप्राण ध्वनियों का अभाव होना चाहिए। उसके बाद है अनुस्वार युक्त वर्णों का कम प्रयोग होना चाहिए, जिसमें अनुस्वार हो, ठीक है।
देखो फिर है हमारा जो इसमें रस कौन से होते हैं, रस होते हैं श्रृंगार, करुण और शांत। क्वेश्चन आ सकता है कि माधुर्य गुण में कौन कौन से रस होते हैं, तो श्रृंगार रस होता है, करुण रस होता है और शांत रस होता है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम चलते हैं हमारे ओज काव्य गुण पे। ओज काव्य गुण क्या होता है, हमारा माधुर्य गुण वहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, अब देखो ओज काव्य गुण क्या होता है। देखो ओज काव्य गुण अर्थ, इसका अर्थ क्या है, जो इसमें क्या होता है, आवेग, तेज, जोश, उत्साह, वीरता, पौरुष, तो ये सारे जो हैं ये किसके हैं, हमारे ओज काव्य गुण है। और जो माधुर्य गुण था उसमें क्या होता था, उसमें हमें ये पढ़ा था कि भी जो है ना पढ़ने में हमारे कानों को अच्छे लगे। ठीक है, जो पढ़ने में हमारे कानों को अच्छे लगे और वो पढ़ के हमारे हृदय में जो क्या हो, हमारे हृदय जो है आनंद से भर उठे। ठीक है, उत्कर्ष हो जाए मन। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से हमारे माधुर्य गुण में थे। लेकिन उसका अपोजिट ही हमारा किस में हो जाता है, ओज काव्य गुण में हो जाता है। जैसे देखो आवेग है, तेज है, जोश है, उत्साह है, वीरता है, पौरुष है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें जिसमें भी मिलेंगी वो हमारा ओज गुण होगा। ठीक है, आचार्य दंडी के अनुसार समास बहुलक, यानी इसमें समास बहुलक भी है। ठीक है, देखो अर्थात लंबे शब्दों के प्रयोग से ओज गुण उत्पन्न होता है। अब हमने उसमें क्या पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि लंबे शब्दों का कम प्रयोग होना है, किसमें, माधुर्य गुण में। लेकिन इन्होंने क्या कहा है कि लंबे शब्दों से के प्रयोग से ओज गुण क्या है, उत्पन्न होता है, यानी ओज गुण में लंबे शब्द होने चाहिए। अब उसका उल्टा ही इसमें देख लो, ओज गुण के व्यंजक या लक्षण। देखो ओज गुण के व्यंजक या लक्षण, देखो टय वर्ग की अधिकता होनी चाहिए। उसमें क्या कहा था, टय वर्ग का अभाव होना चाहिए, किसमें, माधुर्य गुण में। और इसमें टय वर्ग की अधिकता होनी चाहिए। रेफरय, द्वितीय और संयुक्त वर्णों की अधिकता। रेफरय यानी कि जो ऊपर लिखा होता है, जैसे कि कार्य हो गया। ठीक है, तो ये कार्य किसमें लिखा हुआ, ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, तो कार्य में जो र है, एक तो ये हो गया रेफरय। उसके बाद द्वितु, द्वितु जैसे मैंने आपको बताया था, आप बिल्ली लिख लो, वहाँ पे दिल्ली लिखा हुआ था ना, तो आप बिल्ली लिख लो। तो दो बार जो वर्ण है, दो बार आए हुए हैं, तो उसको द्वितीय वर्ण कहते हैं। संयुक्त वर्ण मैंने आपको बताया था, संयुक्त वर्ण कौन से होते हैं, श, अक्ष, त्र, ज्ञ और एक और होता है, कौन सा होता है, श से शर्मिक। ठीक है, तो ये होते हैं, ये चार हमारे संयुक्त वर्ण होते हैं। तो इनकी अधिकता होनी चाहिए, किसमें, ओज गुण में। ओज गुण में इनकी अधिकता होनी चाहिए। ये चीज़ याद रख लेना, क्योंकि ये चीज़ ऐसे के ऐसे भी पूछी जाती है। और ये चीज़ जो हमें वाक्य दिए होते हैं ना, पंक्तियाँ दी होती हैं, जो संस्कृति हमें पंक्तियाँ दी गई, तो उन पंक्तियों में भी ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। अगर अधिकता है टय वर्ग की, तो वो हमारा ओज गुण में आ जाएगा। ठीक है, अगर रेफरय, द्वितीय और संयुक्त व्यंजनों की अधिकता है, तो वो भी हमारा ओज गुण में आ जाएगा। लंबे समासयुक्त शब्दों का उपयोग, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था, जो है महाप्राण ध्वनियों का प्रयोग, जिसमें ज़्यादा हवा निकलती है मुख से। ठीक है, तो उन ध्वनियों को ज़्यादा प्रयोग किया जाए। ठीक है, तो वो हमारे किस में होते हैं। और जो माधुर्य गुण था उसमें कम प्रयोग था, इसमें ज़्यादा प्रयोग है। फिर है रस, इसमें रस कौन सा यूज़ होगा भाई, वीर रस है, विभत्स रस है और रौद्र रस है। ठीक है, तो ये हमारे ओज गुण में आ जाएंगे। ठीक है, और जो हमारा माधुर्य गुण था उसमें था श्रृंगार रस था, शांत रस था और करुण रस था। ठीक है, तो इसका अपोजिट ही क्या है, वीर रस, विभत्स रस और रौद्र रस। ठीक है, ये रस भी मैं आपको करवाऊंगी, आप वीडियो को मतलब देखते रहिएगा। उसके बाद देखो प्रसाद, प्रसाद गुण क्या होता है। ठीक है, देखो प्रसाद का अर्थ क्या होता है, प्रसन्नता, खिल जाना या फिर विकसित होना। ठीक है, ये चीज़ें एज इट इज़ आ जाती है, ये वर्ड, तो इनको आप ध्यान रख लेना। प्रसन्नता है, खिल जाना है और विकसित होना है, ये हमारा प्रसाद गुण है। अब देखो यह काव्य गुण सभी रसों में पाया जाता है। मेनली सभी रसों में कौन सा गुण पाया जाता है, प्रसाद गुण पाया जाता है। ठीक है, अब देखो इस काव्य गुण की स्थिति माधुर्य और ओज गुण के बीच की मानी गई है। यानी कि जो हमारा प्रसाद गुण होता है ना, ये ना बीच का काम करता है। बीच का काम कैसे, कि भाई इसकी स्थिति क्या है, माधुर्य और ओज गुण के बीच की मानी जाती है। किसकी स्थिति मानी जाती है, हमारे प्रसाद गुण की मानी जाती है। आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। देखो परिभाषा क्या है कि भरत मुनि के अनुसार, भरत मुनि है ना इम्पोर्टेंट है भाई, हर जो काव्य गुण है हमारे, तो उनमें भरत मुनि के बारे में भी पूछा जाता है कि इन्होंने कौन सी वो दी है पंक्ति, ठीक है, कौन सा क्या दिया, तो आप इस चीज़ को ध्यान में लेके चलिएगा। देखो जिसमें स्वच्छंदता, सहजता, सरल ग्राह्यता हो उसे प्रसाद गुण कहते हैं। देखो स्वच्छता हो,
सहजता हो और सरल ग्राह्यता यानी कि सरल तरीके से ग्रहण किया गया हो, तो उसको क्या कहा जाता है? प्रसाद गुण कहा जाता है। इसमें प्रसाद गुण में हमारी बस यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। क्या चीज़ें हैं? देखो, प्रसन्नता, खिल जाना, विकसित होना, ये क्या है? इसका अर्थ है किसका? प्रसाद गुण का। यह काव्य गुण के सभी रसों में पाया जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि काव्य गुण के सभी रसों में कौन सा काव्य गुण पाया जाता है, मतलब सभी रसों में कौन सा गुण पाया जाता है, तो वो प्रसाद गुण हो जाएगा। इस गुण की स्थिति माधुर्य और ओज गुण के बीच की मानी गई है। ठीक है, अब देखो परिभाषा देखो कि भाई भरत मुनि के अनुसार जिसमें स्वच्छता, सहजता, सरल ग्राह्यता हो उसे क्या कहते हैं? प्रसाद गुण कहते हैं। चलिए, प्रसाद गुण का एक उदाहरण है वो देखते हैं। देखिए, प्रसाद गुण का उदाहरण क्या है कि भाई देखो, हे प्रभु आनंददाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी, धर्म रक्षक, वीर व्रतधारी बने। ठीक है, तो ये क्या है? हमारा प्रसाद गुण है। इसमें क्या है? हमारी सरलता भी होगी। ठीक है, हमने पढ़ा बिल्कुल सरल तरीके से पढ़ लिया है, कोई भी मतलब कि अटपटी सी चीज़ नहीं हुई। ठीक है, सहजता भी है। ठीक है, और सरल तरीके से इसको क्या किया गया? ग्रहण किया गया। ठीक है, समझ में भी आ गया। तो इस तरीके के जो उदाहरण होंगे वो हमारे प्रसाद गुण के उदाहरण होंगे। ठीक है, चलिए अब नोट करके लिखिएगा, कुछ बातें हैं। देखो, आचार्य वामन जो है गुण को शब्दार्थ का धर्म मानते हैं। जो हमारे काव्य गुण हैं उनको क्या मानते हैं? शब्दार्थ का धर्म। धर्म का मतलब मैंने आपको बताया था तत्व, तो क्या मानते हैं? तत्व मानते हैं। किसका? आचार्य वामन शब्दार्थ का धर्म मानते हैं। किसको? गुण को। ठीक है, उसके बाद है आनंदवर्धनाचार्य, गुण को रस का धर्म मानते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि रस का धर्म कौन मानते हैं? आचार्य आनंदवर्धनाचार्य। और वामन जो मानते हैं, आचार्य वामन, ये किसको मानते हैं? गुण को शब्दार्थ का धर्म मानते हैं। रस का धर्म कौन मानता है? आनंदवर्धनाचार्य। और जो शब्दार्थ का धर्म मानते हैं, आचार्य वामन। इस चीज़ को याद रख लेना। आचार्य मम्मट ने 3 ही गुण माने हैं। कौन से माने हैं? माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। मैंने आपको पीछे भी बताया था कि आचार्य मम्मट के अनुसार 3 गुण हैं, माधुर्य, ओज और प्रसाद। ठीक है, अब देखो, अब मैं आप लोगों को यहाँ पे ना हमारा जो काव्य गुण है ना वो कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी जो कि हमारे काव्य दोष के बारे में होगी। अब देखो, अब मैंने जो आपको ये करवाए ना, इसी में से ही आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है तो उनमें से क्वेश्चन आए हुए हैं काव्य गुण में। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए, देखिए ये क्वेश्चन है। देखिए क्या है? देखो, काव्य गुण के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना है। ठीक है, देखो फर्स्ट ऑप्शन है आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र ग्रंथ में काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है। बिल्कुल ठीक है, मैंने आपको दिखाया है कि आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में कितनी काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है? 10 मानी है। बिल्कुल ठीक है। माधुर्य गुण में संयुक्त अक्षरों एवं लंबे समासिक पदों का अभाव रहता है। माधुर्य गुण में संयुक्त अक्षरों एवं लंबे समासिक पदों का अभाव रहता है, ये भी बिल्कुल ठीक है, अभी अभी हम पढ़ के आए हैं। उसके बाद देखो, ओज गुण में श्रृंगार, करुण और शांत रसों में क्रमशः आधिक्य से रहता है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो श्रृंगार, करुण और शांत रस ये किस में रहता है? ये हमारे माधुर्य गुण में रहता है। ठीक है, ये हमारे माधुर्य गुण में रहता है, तो ये गलत हो जाएगा। और ओज गुण में हमारे कौन कौन से रस थे भाई? रौद्र रस था, वीर रस था, विभत्स रस था, तो ये हमारा जो थर्ड है ऑप्शन गलत हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन देखो कि भाई क्या दे रखा है कि सरलता, सर्वजन सुलभता एवं सहज ग्राह्यता ये प्रसाद गुण की विशेष मुख्यता। देखो मैंने आपको बताया था, सरलता है, सहजता है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो सहज ग्राह्यता है, सरल ग्राह्यता है, ये सर्वजन सुलभता, ये हमारे प्रसाद गुण के ही क्या है? उदाहरण है। तो ये भी हमारे क्या हो जाते हैं? ये हमारा प्रसाद गुण। तो आई होप आपको समझ में आया, क्योंकि ऐसे ही सेम एज इट इज़ क्वेश्चन जो है उठ के आ जाते हैं जो मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि देखो, काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा। अब ये आप बता सकते हो कि भाई ये किसकी परिभाषा है? काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा तदतिशय हेत वत्स अलंकारा। तो अलंकार के संबंध में उपयुक्त परिभाषा किस आचार्य की है? तो किस आचार्य ने दी है? तो ये अभी अभी हम पढ़ के आए हैं, ये दी है हमारे आचार्य वामन ने। ठीक है,
आचार्य वामन ने दिया। अभी अभी हम पढ़ के आए हैं कि जो काव्य है, काव्य की शोभा जो क्या करते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, और जो कौन बढ़ाते हैं, उसके धर्म और तत्व। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा है, तो ये चीज़ आप ध्यान रख लेना। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कौन है, शोभा कारक हैं। ठीक है, अब देखो ये ऐसे का ऐसे ही क्वेश्चन आया हुआ है, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे ना तो ऐसे का ऐसे ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे हमारे पेपर में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो कि हमारा काव्य गुण का ही है। देखो क्या है कि एत एव विपर्यसता गुण काव्येषु कीर्तिता, गुण विषयक उक्त मत किस आचार्य का है। तो ये हम ये बताने किस आचार्य का है, तो हम इसको पढ़ के आए हैं। मैंने आपको 3 ही करवाए थे, भरत मुनि, वामन और एक और करवाया था। ठीक है, तो आप उसको ध्यान से रख लेना कि भाई किस किस का मैंने आपको कराया था। तो ये जो है ना, ये हमारे किसका है, भरत मुनि जी का है। हमने ये बिल्कुल पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है। तो ये जो हमारा जो मत है, ये किसका है, हमारे ये हमारे भरत मुनि जी का है। तो आप भी ऐसे पढ़ोगे तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको भी मिलेंगे। ठीक है, अब देखो क्या है कि भी काव्य गुणों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है, हमें क्या बताना है, गलत बताना है। देखो आचार्य वामन गुण को शब्दार्थ का धर्म मानते हैं। मैंने आपको बताया बिल्कुल लास्ट में ही हमारे था कि शब्दार्थ का धर्म आचार्य वामन जो है गुण को मानते हैं। बिल्कुल ठीक है। आनंदवर्धनाचार्य गुण को रस का धर्म मानते हैं। बिल्कुल ठीक है, रस का धर्म कौन मानते हैं, रस का धर्म आनंदवर्धनाचार्य गुण को मानते हैं। ये भी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद क्या कहा गया है कि भाई भरत मुनि ने गुणों को 10 शब्द गुणों और 10 अर्थ गुणों में, ये बिल्कुल भी नहीं है। क्यों, क्योंकि है ना उन्होंने सिर्फ गुणों को कितने, गुणों की संख्या हमें कितनी बताई है, गुणों की संख्या 10 बताई है, उन्होंने विभाजित नहीं किया शब्द गुणों अर्थ गुणों में, तो हमारा गलत हो जाएगा। मम्मट ने 3 ही गुण माने हैं, माधुर्य, ओज और प्रसाद। ये बिल्कुल ठीक है। तो देखो ऐसे ही एज इट इज़ जो है हमारे पास क्वेश्चन आए हुए हैं, आप देख भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स अपनी है ना जो वीडियो देखो ना, तो कंप्लीट वीडियो देखो। ठीक है, उसको अच्छे से पढ़ो, फोकस करके समझो, और उसके बाद ये जो क्वेश्चन आंसर है आप आराम से करोगे ना, तो आपको आराम से ही जो क्या है सारे क्वेश्चन आंसर आ जाएंगे। ठीक है, और भाई इसके बाद आज मेरी जो काव्य गुण की है वो कंप्लीट हो गई है। इसके बाद मैं आप लोगों के लिए जो है काव्य दोष, ठीक है, उसके लिए मैं आप लोगों के लिए काव्य दोष की लेके आऊँगी। ठीक है वीडियो, तो काव्य दोष की वीडियो अगर आपको करनी है तो आप चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और दोष भी क्या, मैं आपके लिए ना एक एक वीडियो कर करके मैं आपको लगभग जो आपका जो ग्रामर का पोर्शन होता है स्पेशली जो 60 मार्क्स का होता है ना, तो वो मैं आपको कंप्लीट करवा दूँगी। आपको कोई भी दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको मतलब ऐसी ही वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना फ्रेंड्स, क्योंकि मैं ऐसे ही 1 बाय 1 आपके लिए वीडियो लेकर आने वाली हूँ। ठीक है, उसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर देना, और दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करना। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।